Hello everyone, welcome to my channel Lawyers Hub. This is my second video related to family law. We already discussed section 5 and section 6. In this video we will discuss section 7, section 8, section 9 and section 10. First we will discuss about section 7. Let's see section 7. Section 7 सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज एक्ट. क्या सेरेमनीज होती है एक हिंदू मैरिज में, वो बताता है हमारा सेक्शन 7. सेक्शन 7 क्लॉज 2 सेज इफ इन सच सेरेमनी सतपति इज इंक्लूड मैरिज विल बी कंप्लीट एंड बाइंडिंग ओनली व्हेन 7 स्टेप इज टेकन. हियर सतपति मीन्स 7 प्रोमिसेस बिफोर स्केर्ड फायर. सतपति का मतलब बताया है. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेरेमनी जो है वो हमारी कौन सी है, सतपति मानी जाती है. सतपति का मतलब क्या होता है, 7 स्टेप्स इज टेकन बिफोर स्केर्ड फायर और 7 प्रोमिसेस करना बिफोर स्केर्ड फायर. मतलब कि वो सेरेमनी जो है 7 स्टेप्स लेना, 7 फेरे लेना एक जलती हुई आग के सामने और 7 प्रोमिस करना एक स्केर्ड फायर, मतलब कि जलती हुई आग के सामने 7 प्रॉमिस करना, या फिर हम कह सकते हैं कि 7 प्रोमिसेस या फिर 7 स्टेप्स लेना. ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेरेमनी मानी जाती है. इसके बिना कोई भी मैरिज वैलिड मैरिज नहीं मानी जाती. सतपति होगी तभी एक मैरिज कंप्लीट मैरिज मानी जाती है और वैलिड मैरिज मानी जाती है. अदरवाइज वॉइड मैरिज मानी जाएगी, क्योंकि अगर यही नहीं होगी, 7 स्टेप्स नहीं ले जाएंगे या फिर 7 प्रोमिसेस नहीं किए जाएंगे, तो ये जो है सेरेमनी नहीं कंप्लीट मानी जाएगी. हम देखते हैं हम सेक्शन 8 क्या कहते हैं. रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, कि रजिस्टर कराना है एक मैरिज को. ठीक है, अब ये क्या कहता है, इन दिस हिंदू मैरिज एक्ट, ए की जगह ए आएगा, सॉरी, ए अ पार्टी मे बी और मे नॉट बी रजिस्टर्ड हिज हिंदू मैरिज इज़ नॉट अ वॉइडेबल मैरिज. मतलब कि अगर उसने रजिस्टर नहीं कराया तो इसका मतलब वो क्या होता है, वो मैरिज वॉइडेबल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने अब सतपति कर लिया, तो अब रजिस्टर कराए या ना कराए इस पर उसके ऊपर होता है, तो वो वॉइडेबल मैरिज नहीं मानी जाएगी. इट इज़ अप टू हिम इफ़ ही और शी वांटेड टू रजिस्टर हिज मैरिज और नॉट, बट द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर इफ़ he announced that it is compulsory for everyone to register his or her marriage. मतलब कि अगर एक बार कोर्ट ने कह दिया कि हाँ रजिस्टर करानी कंपलसरी है, तो फिर क्या होगा. इफ़ anyone not register his marriage, those marriage are not voidable, but मैरिज क्या होगी, voidable मैरिज नहीं होगी, also भी वैलिड मैरिज, उनको वैलिड ही मैरिज कहा जाएगा. अगर उन्होंने अनाउंस कर एक बार स्टेट ने कह दिया कि हाँ तुमने रजिस्टर करवानी है और फिर भी नहीं करवाई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मैरिज वॉइडेबल होगी, नहीं, वैलिड मैरिज ही कही जाएगी. दोज हु डज नॉट रजिस्टर हिज और हर नेम इन HMA हिंदू मैरिज एक्ट, दे विल गिव फाइन ₹25 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8. उनको फ़ाइन देना पड़ेगा ₹25 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8. मतलब कि अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाई तो इसका मतलब क्या है कि उनकी मैरिज वॉइडेबल मैरिज नहीं मानी जाएगी, वैलिड मैरिज होगी, बट उनको फ़ाइन देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था, कंपलसरी कहा था कि उनको मैरिज है अपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी अपनी अपने स्टेट में, और फिर भी नहीं करवाई तो उनको फ़ाइन देना पड़ेगा. तो सिंपल सा मतलब है कि उन्हें मैरिज और करवाए या ना करवाए वो उनके ऊपर होता है. पर एक बार गवर्नमेंट ने कह दिया, अगर जिन्होंने नहीं करवाई, मतलब कि नहीं करवाते ना कहीं, तो नहीं करवाई तो उनको मैरिज वॉइडेबल नहीं मानी जाएगी, वो भी वैलिड मैरिज होगी, क्योंकि उन्होंने भी हिंदू मैरिज एक्ट की सेरेमनी सारी फुलफिल की है. जो सबसे इम्पोर्टेंट है सतपति, अगर की है तो वो वैलिड मैरिज ही मानी जाएगी. तो अगर नहीं, मतलब नहीं हुआ तो फिर उनको फ़ाइन देना पड़ेगा, मतलब कि रजिस्टर नहीं करवाया तो. अब देखते हैं एक केस, सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार, 2006 का केस है. द सुप्रीम कोर्ट मेड द डायरेक्शन दैट मैरिज ऑफ all person who are citizen of India belonging to various religion should be made compulsory registered in their respective state when the marriage is solemnized. इसका मतलब क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि जो भी मैरिज होगी
कोई भी धर्म से रिलेटेड, पर वो सिटीज़न हुआ अगर इंडिया का हो, इंडिया का सिटीज़न है और वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, तो उसको रजिस्टर करवानी मैरिज कंपलसरी है विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। जो भी जिस स्टेट में भी वो है उसमें उसको रजिस्टर करवानी मैरिज, जहाँ पे भी उसकी मैरिज हुई है तो वो कंपलसरी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि उन्हें रजिस्टर करवानी कंपलसरी है। अब देखते हैं सेक्शन 9 क्या कहता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, इसका मतलब क्या होता है? राइट टू स्टे टुगेदर। मतलब कि अगर बाय चांस कोई भी हस्बैंड या फिर वाइफ छोड़ के चलाता है तो फिर वो उसके पास राइट है कि स्टे टुगेदर। देखते हैं ये। When either the husband and the wife has without reasonable excuse withdraw from the society, opposite partner can file the petition in the district court against him or her। मतलब कि इसमें क्या है कि अगर हस्बैंड है या फिर वाइफ है, दोनों में से कोई भी एक छोड़ के चला जाता है, या फिर वाइफ को या फिर अपनी हस्बैंड को, तो फिर क्या कि वो कोर्ट में जाके पटिशन फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट हिम। मतलब कि अपोजिट पार्टनर्स कैन फाइल द केस। जो भी छोड़ के गया है उसका अपोजिट जो पार्टनर होगा वो कोर्ट में जाके फाइल कर सकता है केस कि मुझे तो इसके साथ रहना था पर वो मेरे को छोड़ के चला गया है, उसने कोई मेरे को रीज़न नहीं बताया, इसलिए मैं उसके खिलाफ़ क्या केस फाइल करना चाहता हूँ कोर्ट में, ताकि वो मेरे साथ आके रहने लग जाए। फिर क्या होगा कि कोर्ट उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री देगा ताकि दूसरा पार्टनर है जो उसके साथ रहने लग जाए। तो कोर्ट दूसरे पर्सन को बुलाएगा और उसको कहेगा कि रहो, क्योंकि ये एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है, मतलब कि राइट टू स्टे। उसका राइट है कि वो उसके साथ रहे। एक बार मैरिज हो जाती है तो राइट टू स्टे हो जाता है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ ए इज़ अ हस्बैंड एंड बी इज़ अ वाइफ, both live together, but after some time wife leave the house of his husband and goes to his father house without any reason. In this case the restitution of conjugal right act apply। मतलब कि यहाँ कि ए और बी वाइफ, हस्बैंड और वाइफ थे, बी उसके हस्बैंड के साथ रहती है, ठीक है, दोनों साथ ही रहते हैं। मतलब फिर आगे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो है वो अपने हस्बैंड का घर छोड़ के अपने फादर के घर में आ जाती है, कोई भी रीज़न नहीं बताती। फिर क्या होता है कि जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री यहाँ अप्लाई होती है। पता तो चल गया कि हाँ यहाँ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल की डिग्री प्राप्त अप्लाई होती है, पर कौन अप्लाई करता है? मेन ये इन दिस केस ए कैन फाइल पटिशन इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ए करेगा क्योंकि उसका हस्बैंड है, वही करेगा। सो डैट एज वाइफ कैन कम एंड लिव विद हिज हस्बैंड। उसका मतलब क्या है कि जो ए का हस्बैंड है क्यों फाइल करेगा? ताकि उसकी वाइफ उसके साथ रहने लग जाए। सिंपल, ये था हमारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अब देखते हैं जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन मतलब कि कोर्ट की हेल्प से जो है, कोर्ट की हेल्प से, जुडिशरी की हेल्प से सेपरेट रहना। इसका सिंपल मतलब है कि कोर्ट की हेल्प से अलग होना, कि भाई मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे इसके साथ नहीं रहना, क्योंकि कोई रीज़न बता के उससे अलग रहना, उससे हम क्या कहते हैं? जुडिशियल सेपरेशन। सिंपल मतलब है इसका कि हाँ कि उससे अलग रहना, जुडिशरी से अलग रहना। सेक्शन 9 क्या था? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल, मतलब कि साथ में रहना। पर जुडिशियल सेपरेशन इससे अलग, मतलब कि अलग रहना। रेस्टिट्यूशन उसका राइट था कि हाँ कोई भी बिना बताए, मतलब कि वो हस्बैंड है या फिर वाइफ में से दोनों में से कोई भी बिना बताए चला जाता है, तो फिर उसका राइट है कि हाँ मैं अगर क्या करूँ, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री अप्लाई कर दूँ कोर्ट में, तो फिर वो दूसरा पर्सन है जो वो रहने लग जाएगा मेरे साथ। इसलिए ये दोनों सेक्शन अलग अलग हैं। सेक्शन 9 तो कहता है साथ में रहना, सेक्शन 10 कहता है कि जुडिशियल सेपरेशन, मतलब कि कोई तो होता है ना, हस्बैंड और वाइफ कह देते कि हाँ, दोनों कह देते कि हाँ मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन, क्या कहते हैं, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल जाती है उनको। एक बार देखते हैं हम इसका जो है जुडिशियल सेपरेशन का एक व्यू, जो मैंने बताया था आपको कि जुडिशियल मतलब कि कोर्ट की हेल्प से, और सेपरेशन का तो मतलब सिंपल सा मतलब है अलग, कोर्ट की हेल्प से अलग होना, राइट। कि जैसे कि हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों खुशी खुशी अलग होते हैं, वो भी कह सकते हैं। अब देखते हैं आइदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलमनाइज बिफोर
or after the commencement of this act may present a petition praying for a degree for a judicial separation। इसका मतलब क्या है कि चाहे आइदर द पार्टी, चाहे दोनों कोई भी पार्टी है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ है, दोनों में से को मतलब कि हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, चाहे उनकी शादी इस एक्ट के बनने से पहले हुई है चाहे इस एक्ट के बनने से बाद में हुई है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक्ट है। मतलब कि वो ये जो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इस एक्ट के बनने से पहले उनकी शादी हुई है चाहे इस एक्ट के बनने से बाद में हुई है, ठीक है, वो दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं डिग्री जुडिशियल सेपरेशन की। पर एक रीज़न जो है उनका जो रीज़न होना चाहिए वो एक वैलिड रीज़न होना चाहिए सेपरेशन होने का, ठीक है। व्हेन अ डिग्री फॉर अ जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बीन पास्ड, एक बार जो डिग्री है जुडिशियल सेपरेशन की पास्ट हो गई, इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटेड फॉर द पटिशन, वो मतलब कि ज़्यादा देर दिनों तक नहीं कोर्ट इसको लिए देगा, मतलब कि ज़्यादा दिन के लिए नहीं देता कोर्ट। कोहैबिटेट with the respondent, but the court may know on the application by the petition of either party no being satisfied for a truth of the statement made in the petition resign the degree for a considerate it just and reasonable to do so। इसका मतलब क्या है कि अगर कोर्ट को लगा कि जो है पटिशन जो है जो हमारा जो इनकी जो है जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है जो कोर्ट में अप्लाई की है इन्होंने, कि इनका जो रीज़न है वो रीज़नेबल नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा कि उन्हें ये डिग्री नहीं देगा, कौन सी जुडिशियल सेपरेशन की, क्योंकि अगर कोर्ट अगर जो जज है वो सेटिस्फाई ही नहीं हुआ उनकी जो उनका जो उनके रीज़न से, तो फिर कोर्ट जो है उसको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री नहीं देगा। अगर सेटिस्फाई हुआ तभी कोर्ट उसको जो है सेपरेशन की डिग्री देगा। जैसे कि जो वाइफ है, फॉर एग्जांपल वाइफ है, उसने ना एक केस फाइल किया अपने हस्बैंड के खिलाफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, इम्पोर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 क्लोज बी के अकॉर्डिंग जो वाइफ है उसने उस ग्राउंड्स पे ना अपने हस्बैंड के खिलाफ एक कहा कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि सेक्शन 13 क्या कहता है कि जो है उसका हस्बैंड क्रूएलिटी करता है या मारपीट करता है या फिर उसका स्पाउस लिविंग है, ठीक है, या फिर उसके हस्बैंड ने संन्यास ले लिया है, तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए मेरे को जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे दो, तो फिर उसको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल सकती है। ऐसे ही जो है हस्बैंड है जो कि कहेगा कि हाँ मेरी जो वाइफ है वो अनसाउंड माइंड है, मुझे नहीं रहना उसके साथ, या फिर कह देगा कि इसका स्पाउस लिविंग है तो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, तो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री हस्बैंड को भी मिल सकती है। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ओनली वाइफ को मिलेगी। सेक्शन 13 क्लोज बी में सिर्फ वाइफ को ग्राउंड्स मिले हैं सम की क्रूएलिटी करता है या फिर स्पाउस लिविंग है, तो स्पेशली सेक्शन 13 किसके लिए है? वाइफ के लिए है, जो डिवोर्स का सेक्शन भी कहा जाता है, जिसे हम डिवोर्स का सेक्शन भी कहते हैं, तो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री उसमें मिल सकती है। जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री इजीली नहीं मिलती है। फर्स्ट पॉइंट कि हाँ कि ऐसे दे दी, अगर कोर्ट को लगा कि हाँ इनका रीजनेबल एक्सक्यूज़ है तभी देगा। अगर दोनों एक है, जैसे कि अब दोनों हस्बैंड और वाइफ है, कई सालों से अलग रहते हैं, सपोज हस्बैंड और वाइफ है 6 सालों से अलग रहते हैं, फिर वो एक दिन क्या कहते हैं कि हाँ हमें अलग हो जाना चाहिए, तो है ना कोर्ट वो डिवोर्स के लिए गई, पर कोर्ट पहले डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं देता, कोर्ट पहले क्या कहता है जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री देता है, ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री देगा कि लो ये जुडिशियल सेपरेशन थोड़े दिन आप 6 महीने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री लो, फिर दूंगा मैं आपको डिवोर्स की डिग्री, ठीक है। और फिर पहले 6 महीनों के बाद अगर फिर भी वो अलग रहना चाहते हैं तो कोर्ट फिर उनको डिवोर्स की डिग्री देगा। इतनी इजीली जो है डिवोर्स की डिग्री नहीं मिलती है, पहले जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिलती है, फिर कहीं जाके डिवोर्स की डिग्री मिलती है। वो हम सेक्शन 13 में पढ़ेंगे जो है डिवोर्स का रिलेटेड।
और सेक्शन 11 में हम पढ़ेंगे जो वॉइडेबल मैरिज है, मतलब कि कौन से होते हैं, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन बोथ की जो दोनों पार्टनर्स 3 पॉइंट हुए, चाहे तो हस्बैंड अलग रहना चाहेगा, ठीक है, चाहे वाइफ अलग रहना चाहेगी, चाहे दोनों अलग रहना चाहिए। ये था जुडिशियल सेपरेशन का हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 11, वो है वॉइडेबल मैरिज। वो बड़ा है इसलिए सेक्शन 11 हम सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तब के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड